तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ है वो कन्नौज को लेकर हुआ। हमने देखा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारत, उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई सारे छोटे राजवंश अस्तित्व में आ गए। इसी में गुर्जर प्रतिहार है जो राजस्थान से गुजरात और गुजरात से मालवा तक विस्तारित था। फिर राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास विस्तारित है, और पाल बंगाल में विस्तारित थे। ठीक है, इन्होंने तीनों ने कन्नौज की गद्दी को पाने के लिए या कन्नौज तक अपने शासन को बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया। हर्षवर्धन की डेथ हो गई और कन्नौज पर आयुध वंश का शासन स्थापित हो गया है ना। दो भाई चक्रायुध और इंद्रायुध, ये दोनों गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में इसका फायदा उठाएगा गुर्जर प्रतिहार का राजा वसराज, और ये दो भाइयों की लड़ाई में खुद को, अपने आप को कुदवा देगा। तो जैसे ही ये कन्नौज पहुंचेगा चक्रायुध को हटाएगा और इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा देगा। जैसे ही वसराज का इन्वॉल्वमेंट कन्नौज पर पहुंचेगा, धर्मपाल इधर से पाल वंश से उठकर कन्नौज पहुंचेंगे और वसराज हरा देगा धर्मपाल को। ठीक, लेकिन धर्मपाल जब हारेंगे तो ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से सहायता मांगेंगे। ठीक, और सहायता मांगने के बाद ध्रुव और धर्मपाल मिलकर वत्सराज को हराएंगे और इंद्रयुध को गद्दी से उतारकर चक्रायुध को गद्दी पर बैठा देंगे। यानी कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसका पहला चरण किसके पक्ष में रहा? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और धर्मपाल के। समझ गया मेरी बात? ये सब हमने पढ़ा। तो कन्नौज के इंपॉर्टेंस को भी देखा था हमने। क्या देखा था? कि कन्नौज की लोकेशन ऐसी जगह है जहां से उत्तर भारत में शासन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वो मिड पर स्थापित है। हाँ है ना? ये कन्नौज है। यहाँ से कन्नौज से जम्मू कश्मीर की दूरी उतनी है जितनी गुजरात, कन्नौज से गुजरात, कन्नौज से जम्मू कश्मीर और कन्नौज से बंगाल। ये लगभग बिल्कुल मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द नॉर्थ इंडिया में स्थित था, इसलिए कन्नौज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कर लिया था ना कल हमने बढ़िया से। किसके बीच हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष? तो इधर है गुर्जर प्रतिहार, कहां पर? ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। ये है पाल और ये है राष्ट्रकूट। आज हम इन तीनों इतिहास का, मतलब इन तीनों वंशों के आधार पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाल वंश। तो आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, समझ गए ना? जोड़ पाए, लिंक कर लिया। आज पाल पढ़ लेंगे, कल राष्ट्रकूट और परसों गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद पूर्व मध्यकाल शुरू हो गया। ये पूर्व मध्यकाल का टाइम है ना, और 3 क्लास के बाद हम राजपूत काल पढ़ेंगे। ठीक है, और राजपूत काल पढ़ते पढ़ते हम पहुंचेंगे पृथ्वीराज चौहान के पास। इनको तराइन का युद्ध लड़वाएंगे। तो तराइन के युद्ध होंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। एक मोहम्मद गौरी जीतेगा, एक पृथ्वीराज चौहान जीतेगा और दूसरा मोहम्मद गौरी। और उसके बाद से भारत में एक नई शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत। समझ गए ना? पक्का? आज चलो पढ़ते हैं पाल वंश। अच्छा, पाल वंश के बारे में थोड़ा समझो कि इसके बारे में क्या टाइमलाइन है। सही से जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोटा मोटा देखा जाए तो पाल वंश का अस्तित्व आया 750 एडी में, और भारत की भूमि पर यह 1174 तक रहेगा। ठीक है, समझ गए? कितने साल का इतिहास है? 400-500 साल का इतिहास है लगभग। ठीक, लेकिन इनके राजाओं के समय काल के बारे में स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं मौजूद है। अब 400 साल के इतिहास में कितने राजा गद्दी पर बैठे होंगे? बहुत सारे हुए होंगे। ठीक, हमें उनमें से इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। समझ गए? चलो, तो अब ये बताओ, पहले तो देखो पाल वंश के बारे में अगर हम शुरू करें तो पहला शासक कौन है? गोपाल।
ये गद्दी पर बैठ रहा 750 में और 770 तक ये शासन करेगा। बेसिक क्वेश्चन ये कि पाल थे कौन? तो पाल थे कौन, इसके बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार इनको शूद्र बता रहे हैं, कुछ इतिहासकार राजपूत बता रहे हैं, कुछ इतिहासकार क्षत्रिय बता रहे हैं और कुछ इतिहासकार वैश्य बता रहे हैं। यानी अगर बात करें गोपाल का वंश क्या है, तो इसके बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं ये क्षत्रिय राजवंश से हैं, कुछ कह रहे हैं ये वैश्य हैं, कुछ कह रहे हैं ये शूद्र हैं और कुछ कह रहे हैं ये राजपूत हैं। लेकिन जब अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन किया गया, किसके, कुछ राजाओं ने अभिलेख लिखवाए और उस अभिलेखों में गोपाल को या पाल वंश को क्षत्रिय बताया गया। कहा गया कि ये सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी होने का मतलब ये क्षत्रिय थे। मेरी बात समझे? अगर पूछा जाए पाल वंश अस्तित्व में क्यों आया, तो याद करो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के समय से पहले यानी हर्षवर्धन के कार्यकाल तक, हर्षवर्धन का कार्यकाल है कितना, 605 से 647, यानी हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में बंगाल में जो गौड़ वंश था, क्या था, गौड़ वंश, और गौड़ वंश का शासक शशांक, इस शशांक को हराया और कन्नौज से पूरे गौड़ वंश को यानी पूरे बंगाल को शासित करने लगा। कौन? हर्षवर्धन। यानी शशांक को हराने के बाद बंगाल हर्षवर्धन के साम्राज्य का एक भाग बन गया। ठीक, अब हो गई हर्षवर्धन की मृत्यु, तो हर्षवर्धन मजबूत शासक, इसके बाद वाले शासक क्या थे, कमजोर थे। वो कमजोरी के कारण कन्नौज से बंगाल को शासित नहीं कर पाए, यानी बंगाल बिना राजा के शासित हो रहा था। ऐसे में क्या होगा, अराजकता फैलेगी, अनार्कियल सिस्टम यहाँ पे फैल गया, अराजकता फैल गई, है ना। जब अराजकता फैली तो अमीर और गरीब दो वर्गों में बंगाल बट गया, है ना, और अमीरों ने गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मत्स्य न्याय। क्या कहा हमने, मत्स्य न्याय। यानी समुद्र की बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने लगी। ठीक उसी प्रकार समाज में स्थित अमीर वर्ग गरीब वर्गों को सताने लगा, शोषण करने लगा। इस शोषण से परेशान होकर बंगाल की जनता ने शशांक के एक अमात्य या शशांक के एक मंत्री को यानी जनता ने नियुक्त किया और राजा बना दिया, और वही राजा क्या कहलाया, गोपाल। और गोपाल ने पाल वंश को स्थापित कर दिया। मेरा पॉइंट पकड़ पाए? तो गोपाल सत्ता में कैसे आया, गोपाल सत्ता में इसलिए आया क्योंकि उसके बंगाल की जनता को उसका समर्थन प्राप्त हो गया। ठीक, और राजा के रूप में इसने पाल वंश को स्थापित कर दिया। समझ गए मेरी बात? तो अगर पूछा जाए पाल वंश के राजाओं का क्रम, बहुत सारे राजा हैं, एक बार देख लो, ओवरव्यू कर लो, हम बताएंगे कौन सा पढ़ना है। तो संस्थापक कौन है, गोपाल, जिसका टाइम पीरियड अनुमानतः 750 से 700 कितना है, 750 से 770 एडी। यहां से पाल वंश की स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके बाद इसका बेटा धर्मपाल गद्दी पर बैठेगा। इसका टाइम पीरियड 770 से 810 एडी। ये सब अप्रॉक्स चल रहा है,
हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन इनका नहीं पता है, ठीक है। धर्मपाल के बाद इसका बेटा देवपाल गद्दी पर बैठेगा, जिसका टाइम पीरियड 810 से 850। 3 शासक शुरू के याद रखने पड़ेंगे तुमको, रख लोगे। देवपाल के शासनकाल तक यानी 850 आते आते पाल वंश पतन की ओर चला गया। तो देवपाल के बाद जितने शासक आएंगे वो सब पाल वंश को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटाते चले जाएंगे। देखो कौन कौन से हैं। देवपाल के बाद बैठेगा गद्दी पर महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद गद्दी पर बैठेगा विग्रहपाल। विग्रहपाल के बाद गद्दी पर बैठेगा नारायणपाल। नारायणपाल के बाद राज्यपाल। राज्यपाल के बाद गोपाल सेकंड, और गोपाल सेकंड के बाद विग्रहपाल सेकंड। कितने हो गए, समझते रहे ना। क्या है गोपाल, कौन है गोपाल? पाल वंश का संस्थापक है। इसे 750 में गद्दी पे बैठा और 770 तक इसने शासन किया। इसके बाद धर्मपाल 770 में बैठेगा गद्दी पर और 810 तक शासन करेगा। उसके बाद देवपाल। देवपाल 810 से लेकर 850, यहाँ समझ गए। देवपाल के बाद ये कई सारे कमजोर शासक गद्दी पर बैठेंगे और पाल वंश पतन की ओर चल पड़ेगा। समझ गए। लेकिन यहां पर पाल वंश का अंत नहीं होगा। विग्रहपाल सेकंड का एक लड़का है जिसका नाम महीपाल है। ये पुनः पाल वंश की खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके बाद इतने सारे शासक के बाद महीपाल गद्दी पर बैठेगा। महीपाल के बाद नयपाल गद्दी पर बैठेगा। नयपाल के बाद रामपाल गद्दी पर बैठेगा। फिर कुछ सारे छोटे मोटे शासक आएंगे और आखिरी में गोविंदपाल पाल वंश का अंतिम शासक होगा। और इस गोविंदपाल को हराकर बंगाल की धरती सेनों के अंडर में चली जाएगी और सेन वंश अस्तित्व में आ जाएगा। बात समझे? क्या समझे? अब इसको अपनी महबूबा की तरह आंखों में बसाओ। पहला कौन है? गोपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल। धर्म के पाल के बाद देवपाल। देवपाल के बाद 6 राजा, 1 2 3 4 5 6। ये सब कैसे हैं? कमजोर शासक है। लेकिन विग्रहपाल सेकंड का एक बेटा है महीपाल। ये पाल वंश का, इसको इतिहास में कहा गया पाल वंश का दूसरा संस्थापक। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। यहां तक आते आते पाल वंश खत्म होने वाला था और दूसरा संस्थापक बनकर कौन आया? महीपाल। महीपाल के बाद नयपाल। नयपाल के बाद रामपाल और रामपाल के बाद 1 2 शासक और है। कुमारपाल हो गया, विग्रहपाल तृतीय हो गया। नहीं आ रहा क्या? हाँ आ रहा है। इसके बाद कुमारपाल। कुमारपाल के बाद विग्रहपाल थर्ड, और एक और है इसके बाद गोविंदपाल। और गोविंदपाल पाल वंश का अंतिम शासक होगा। इस गोविंदपाल को लोग हराएंगे और नया बंगाल में सेन वंश अस्तित्व में आ जाएगा। आगे बात समझो। अब एक एक करके 1 2 3 खत्म, कुछ नहीं पढ़ना। 4 5 6 7, जिसमें सारी डिटेलिंग हमें कहाँ करनी है? गोपाल में, धर्मपाल में, देवपाल में। बाकी यहाँ पे एक एक लाइन 2 2 लाइन से काम चल जाएगा। समझ गए? पक्का? ले आए? ले आए? चलो। तो पहला शासक कौन है? गोपाल। टाइम पीरियड 770 AD। आगे क्या लिखोगे? अप्रॉक्स। ठीक। अच्छा एक चीज और समझो पहले। अब ये तुम देखो पाल वंश को जानने के स्रोत, ठीक है। तो जानने के स्रोत में हमने क्या क्या देखा? हाँ कटवा देंगे। जानने के स्रोत में क्या क्या देखा?
नहीं नहीं, कैसे कैसे जानेंगे, किसी भी इतिहास को कैसे जान सकते हैं हम? एक अभिलेख के आधार पर, दूसरा साहित्य के आधार पर, ठीक है। तो वैसे ही पाल वंश को भी जानेंगे हम किसके आधार पर? बिल्कुल, पुरातात्विक आधार पर, और दूसरा साहित्यिक आधार पर, ठीक है। जब हमने अभिलेखों को खंगाला तो हमने देखा 3-4 अभिलेख इंपॉर्टेंट है। पहला है खालिम अभिलेख। कौन सा अभिलेख? खालिम अभिलेख। इसको उत्कीर्ण कराया पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने, ठीक है। तो खालिम अभिलेख का संबंध किससे है? गोपाल से। इस खालिम अभिलेख में बताया कि गोपाल ने कैसे मत्स्य न्याय को खत्म किया। समझ गए? और मत्स्य न्याय को खत्म किया तो यानी गोपाल का जिक्र किया होगा, पक्की बात। यानी पाल वंश के बारे में जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दूसरा, एक देवपाल का अभिलेख है, मुंगेर अभिलेख। मुंगेर अभिलेख किसका है? उसके बेटे यानी गोपाल के बेटे धर्मपाल का, ठीक। तीसरा अभिलेख बांगड़ अभिलेख। ये किसका है? इसके बेटे का, जिसका नाम देवपाल। और एक और दिखा रहा है भागलपुर अभिलेख। ये किसका है? देवपाल नहीं, ये है महीपाल का। ये महीपाल वही है जो पाल वंश का दूसरा संस्थापक होगा, ठीक है। पंखा बंद कर दो, आज फिर गर्मी में पड़ेंगे हम। ये टाइम जाने का गलत है यार, लाइट। ठीक है, हाँ चलो। हाय भगवान, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो 4 अभिलेख याद रखोगे, पहला खालिम, दूसरा मुंगेर, तीसरा बांगड़, चौथा भागलपुर। इसी तरह कुछ साहित्य है। साहित्य में देखो तो पहला तुम देखना तो एक है उदयगिरी उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा, ये गुजराती कवि है जिनका नाम है सोठल। गुजरात के कवि सोठल ने उदय सुंदरी कथा लिखी और उदय सुंदरी कथा में पाल वंश की जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो पहला साहित्यिक स्रोत क्या है? उदय सुंदरी कथा। दूसरा है संध्याकर नंदी द्वारा लिखित रामपाल चरित्र। इसमें भी पाल वंश के रामपाल का विस्तृत वर्णन दिया गया, ठीक है। फिर एक है तिब्बती बौद्ध विद्वान। तिब्बती बौद्ध के विद्वान हैं जिनका नाम है तारानाथ। इन्होंने भी पाल वंश पर खूब सारे लेख लिखे हैं। चौथा है एक अरब का यात्री है जिसका नाम है सुलेमान। इसने भी पाल वंश के बारे में जानकारी दी है। तो 4 अभिलेख और 4 साहित्य कम से कम याद होने चाहिए, जिसके बारे में हमें पाल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आगे बात समझ में? साहित्यिक सोच समझ गए? पक्का? अब आ जाओ, पालों की राजधानी। तो पहली राजधानी है मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है इस समय? मुंगेर कहाँ है? बिहार में, लेकिन उस समय बंगाल में था। और इनकी दूसरी राजधानी कन्नौज, ठीक है। इसके बारे में बहुत चर्चा की जा चुकी है। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कन्नौज को और किस नाम से जानते हैं हम? तो नहीं पता ना। तो पहला है कान्यकुब्ज और दूसरा है महोदय नगर। वर्तमान, ये दूसरी राजधानी, ठीक है। पाल की भाषा, पाल वंश की भाषा, तो पहली भाषा पाली
और पाल के उत्तरवर्ती शासकों ने संस्कृत का भी यूज किया। तो कितनी भाषाएं यूज कर रहे हैं? दो, एक पाली और दूसरी संस्कृत। ठीक है, समझ गए? और इनका राजधर्म बौद्ध धर्म। शुरू के 3 शासक जो थे, जिनका नाम गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, जब तक देवपाल रहा तब तक उसने प्रमुख धर्म किसको माना? बौद्ध धर्म को। यानी 3 शासकों के दौरान हमें किसी अन्य धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो रही कि पाल वंश का कोई शासक किसी और धर्म को भी अपना रहा है। लेकिन देवपाल के बाद क्या कहा हमने? देवपाल के बाद पालों का राजधर्म तो बौद्ध बना रहा, लेकिन इसके कई शासक पाल वंश के, देवपाल के बाद पाल वंश के कई शासक नाथ संप्रदाय से भी जुड़ गए। नहीं समझे? तो अगर पूछा जाए पाल वंश का राजधर्म कौन सा है, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ कई शासक, पाल वंश के उत्तरवर्ती शासक, उन्होंने नाथ संप्रदाय को भी अपनाया। ये नाथ संप्रदाय कौन है? शैव से ही मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट शैव संप्रदाय नहीं है ये। योगी आदित्यनाथ, क्या लगा नाम के आगे? नाथ। योगी आदित्यनाथ का भी संप्रदाय क्या है? नाथ। ये भगवान गोरखनाथ को मान रहे हैं। किसको? गोरखनाथ। हाँ हाँ हाँ, ये गोरखनाथ। यानी देखो, अगर कभी फोटो देखना गोरखनाथ की तो तुम्हें शिव की और गोरखनाथ की फोटो बिल्कुल एक जैसी लगेगी। वो भी सांप वाप लपेटे हैं, जटाएं लंबी हैं, त्रिशूल है। हाँ, तो गोरखनाथ और भोले के शिव, वह भोले शिव की मूर्ति जो है वो लगभग लगभग तो शैव से जोड़ सकते हैं, लेकिन इनका अलग संप्रदाय भी था, नाथ संप्रदाय। समझ गए? वर्तमान में योगी आदित्य, देखो क्या लगा है? नाथ। यानी आदित्यनाथ का भी संप्रदाय क्या है? नाथ संप्रदाय। आगे बात समझ? तो क्या क्या? राजधानी पहली मुंगेर, दूसरी कन्नौज। भाषा पहली पाली, दूसरी संस्कृत। राजधर्म बौद्ध धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म के बाद उत्तरवर्ती पाल शासकों ने नाथ संप्रदाय को भी संरक्षण दिया। ये थी बेसिक जानकारी। अब आ जाओ एक एक राजा। पहला गोपाल। टाइम पीरियड 750 से 770 AD। कौन सा अभिलेख? खालिद अभिलेख। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल से मत्स्य न्याय खत्म करने का श्रेय किसके पास? गोपाल। समझ गए? गोपाल पहला शासक है। कहां पे गद्दी प्राप्त कर रहा है? बंगाल। इसका साम्राज्य बंगाल से चलते हुए कहां तक पहुंच गया? कन्नौज। यानी इसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक? बंगाल से कन्नौज। राजधानी मुंगेर। बात समझे मेरी? जानकारी का स्रोत खालिम अभिलेख। ये वही गोपाल है जिसने बिहार में ओदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय को स्थापित किया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल वंश के किस शासक ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जाता है। ठीक, दूसरा शासक समझ रहे हो ना मेरी बात? दूसरा शासक कौन है? धर्मपाल। 770 से 810 AD। किसका बेटा है? गोपाल का पुत्र। गोपाल का पुत्र। ठीक है, जब धर्मपाल, अच्छा एक चीज और, तारानाथ साहब कह रहे हैं, तारानाथ कौन है?
तिब्बती बौद्ध विद्वान, वो कह रहे हैं कि पाल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? धर्मपाल। वास्तविक संस्थापक क्यों? क्योंकि ये वास्तव में गोपाल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कैसे? देखो इस बात को ऐसे समझो, ये है बंगाल और गोपाल का शासन कहाँ था? कन्नौज तक। धर्मपाल ने गोपाल के इस साम्राज्य को विस्तारित किया, पंजाब, जम्मू कश्मीर और आगे आया, पाकिस्तान वर्तमान का और अफगानिस्तान, साथ ही साथ गुजरात। समझ में आया? तो इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय किसको गया? यानी अगर कहा जाए ये है धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार, इसको ऐसे समझो, दिखाते हैं। नेट ऑन करो जरा, अभी अंतर समझ में आएगा तुम्हें कि इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया। ठीक है, ऑन है? बहुत बढ़िया। ये था गोपाल का। ये किसका है साम्राज्य विस्तार? गोपाल का। और गोपाल के बाद धर्मपाल ने साम्राज्य को विस्तारित किया, उससे और ज्यादा देवपाल ने विस्तारित किया। लेकिन तुमने क्या देखा? देवपाल के बाद पाल वंश अवनति की ओर आ गया, यानी जो साम्राज्य फैला है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा। तो गोपाल के समय जो ये है पाल वंश, देवपाल के बाद भी यहीं पर सिकुड़ कर आ जाएगा। मेरी बात समझे? तो गोपाल का बोलो, यानी ये साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, ये साम्राज्य विस्तार चाहे तो गोपाल का बोलो और या बोलो कि देवपाल के बाद पाल साम्राज्य। मेरी बात समझे ये बात? तो गोपाल का देखो साम्राज्य कितना छोटा है, बंगाल से शुरू हुआ और कान्यकुब्ज तक पहुंचा, थोड़ा सा और ऊपर पहुंचा जालंधर तक। लेकिन इसकी तुलना में तुम ये देखो, कहाँ गया धर्मपाल? अब तुम देखो धर्मपाल का किंगडम, ये है धर्मपाल का किंगडम। समझ में आया? धर्म जो बंगाल का गोपाल था उसने सिर्फ बंगाल से लेकर कन्नौज इतना छोटा, लेकिन धर्मपाल ने क्या किया? बंगाल से स्टार्ट किया और अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ तक पहुंचा दिया? कंबोज। याद आया कंबोज? पूरा उत्तर भारत इसने घेर लिया, सिर्फ ग्रेट इंडियन डेजर्ट को छोड़ दिया तो पूरा उत्तर भारत धर्मपाल का साम्राज्य था। समझ गए? विस्तार किया तो वास्तविक संस्थापक हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद और इससे आगे बढ़ा देवपाल, इसका लड़का, इसने और बढ़ा दिया। पहले ध्यान से देख लो, यानी धर्मपाल का जो साम्राज्य है क्या दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है? नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसके अगले शासक को देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार तुम्हें और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा।
दिखा। इसमें देवपाल ने दक्षिण भारत के आंध्र को भी जीत लिया था। नहीं समझे? तो ये 3 डायग्राम कम से कम दिमाग में होने चाहिए। गोपाल का साम्राज्य विस्तार बंगाल से कन्नौज, उसके लड़के धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार बंगाल से कंबोज, कंबोज यानी वो अफगानिस्तान। 16 महाजनपद में कंबोज भी एक महाजनपद था कि नहीं था? राजधानी क्या थी उसकी? कंबोज था ना। ऐसा एक 2 महाजनपद जो भारत के बाहर थे, एक कंबोज और दूसरा कंबोज की राजधानी हाटा। याद आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं। ये साम्राज्य विस्तार किसका है? देवपाल का। अब देवपाल के बाद फिर से ये साम्राज्य श्रिंक होगा और कहां तक पहुंच जाएगा? जितना साम्राज्य गोपाल का था, यानी यहां से शुरू होगा यार ये क्यों नहीं चल रहा भाई? क्या प्रॉब्लम है? यहां से शुरू और यहां से फिर यहां तक सीमित हो जाएगा। तो जहां से चले थे वहीं पे आके पहुंच गए। ठीक है। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसने किया? देवपाल ने। धर्मपाल ने विस्तारित किया और सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किसने किया? देवपाल ने। ठीक है, पकड़ गए मेरा पॉइंट? चलो, तो वास्तविक संस्थापक कौन? धर्मपाल। शक्तिशाली शासक कौन? धर्मपाल। इस वजह से इसकी कई उपाधियां हैं, जैसे इसको परमेश्वर नाम से पुकारा गया। क्या कहा गया? इसकी अन्य उपाधि परम भट्टारक, और इसकी एक और उपाधि परम सौगात, एक और उपाधि महाराजा धीराज। तो ऐसी उपाधियां कौन प्राप्त करता है? जो वास्तव में शक्तिशाली होता है। परमेश्वर का मतलब है? है? हाँ, परमेश्वर मतलब ईश्वर की छाया। परम भट्टारक बहुत ज्यादा सम्मानित। परम सौगात मतलब बहुत ज्यादा दान देने वाला। और महाराजा धीराज मतलब किंग ऑफ द ऑल किंग। तो ऐसी उपाधि कौन लेगा? जो वास्तव में शक्तिशाली होगा। बात समझे? इसका अभिलेख मुंगेर अभिलेख। ठीक है। जब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, जब वत्सराज ने इंद्रायुध को गद्दी पे बैठाया और चक्रयुध को हटाया, उस समय पाल वंश का शासक धर्मपाल ही। याद आया? इस मुंगेर अभिलेख में कहा गया है। किसमें? मुंगेर अभिलेख में। या तारानाथ ने अपने लेख में कहा। आप चाहे मुंगेर बोले या तारानाथ का अभिलेख बोले, इसमें तारानाथ ने कहते हुए ये कहा है कि जब वत्सराज ने चक्रायुध को हटाया और इंद्रायुध को गद्दी बैठाला, तब धर्मपाल किधर गया? कन्नौज की ओर। और वत्सराज ने धर्मपाल को भी हरा दिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से सहायता ली धर्मपाल ने, और दोनों जब मिले तो वत्सराज को हरा दिया और चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। क्या कह रहे हैं ये तारानाथ? समझना ध्यान से। तारानाथ के अनुसार वत्सराज ने कन्नौज की ओर अभियान शुरू किया। कन्नौज में आयुध वंश है, 2 लोग, एक चक्रायुध और दूसरा इंद्रायुध। और वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करके इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। चक्रायुध को सपोर्ट करने के लिए कौन पहुंच गया? धर्मपाल। कन्नौज कौन पहुंच गया? धर्मपाल। लेकिन वत्सराज ने धर्मपाल को भी हरा दिया। अब धर्मपाल जाएंगे कहां पर? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के पास। ध्रुव से सहायता लेते हुए धर्मपाल और ध्रुव मिलकर क्या करेंगे?
वत्सराज पर अटैक करेंगे और वत्सराज यहां पर हार जाएगा। और जो इंद्रयुध गद्दी पर बैठा था उसको उतार देंगे और चक्रायुध को गद्दी पर बैठा देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब सोचो तारानाथ के अनुसार क्या बात हो रही कि धर्मपाल ने सहायता किससे मांगी? ध्रुव से। ऐसे में इनके संबंध कैसे दिख रहे हैं? मैत्रीपूर्ण संबंध दिख रहे हैं। जैसे ही वत्सराज हारेगा ये दोनों अपनी दोस्ती किसे बदल देंगे? रिश्ते में। कैसे? ध्रुव अपनी बिटिया का विवाह, ध्रुव की बेटी का नाम है रन्ना देवी, ध्रुव अपनी बेटी का विवाह करा देगा किससे? धर्मपाल से। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये तारानाथ कह रहे हैं। तारानाथ के अनुसार राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और पाल वंश के शासक धर्मपाल के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे। इस कारण दोनों के मध्य मित्रता हमें दिखाई दे रही है। ये तारानाथ अपने तिब्बती बौद्ध ग्रंथ में ये बात कर रहे हैं। संबंध तभी तो बनेंगे। पाल वंश का शासक है वो, उसका साम्राज्य देखो कितना बड़ा है, अपनी बिटिया ब्याह के खुश हो गए वो। हाँ होंगे तो होंगे, शादी बारात ब्याह प्रेम में कोई उम्र नहीं होती है ना। नहीं, वो क्या है कहानी? प्रीत न देखे जात को जात। अतुल को देख लो, प्रीत न देखे जात को जात, भूख न देखे झूठा बात, नींद न देखे टूटी खाट, और पता नहीं क्या क्या है। तो अगर प्रीत है तो वो जात को जात नहीं है ना। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। मोहब्बत की भाषा मौन होती है ना। वो जात बिरादरी से बहुत ऊपर है। तो इनके साथ भी यही है, ठीक है। और वैसे देखो शादी कराने के पीछे मोहब्बत नहीं है, यहाँ पर इंटेंशन क्या है? साम्राज्य। बस समझो मेरी बात, ठीक है। समझ गए? तो तुम्हें धर्मपाल का टाइम याद रखना है, उपाधियां याद रखनी है और साम्राज्य का विस्तार याद रखना। धर्मपाल की राजधानी कन्नौज, यानी धर्मपाल ने मुंगेर से राजधानी ट्रांसफर की और कहां बना दिया? कन्नौज। 2 राजधानी याद रखोगे पक्का। तीसरे शासक देवपाल। अच्छा नहीं, धर्मपाल में एक चीज और देख लो, ये वही धर्मपाल है। कुछ याद आ रहे हैं? कहाँ गए? कहाँ गया मेरा भाई? हाँ ये है इनके बारे में और देखो, ये है धर्मपाल। क्या किया इन्होंने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? क्यों नहीं याद आ रहा है ना? इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और इसके अलावा एक और विश्वविद्यालय है सोमपुरा, यानी सोमपुरा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया, जिसे तोड़ा कब? तोड़ा किसने? हे भगवान, ये हमने पिछली क्लास में भी शायद बताया है तुमको। नालंदा विश्वविद्यालय बताया था? किसने बताया? किसने बनाया नालंदा विश्वविद्यालय? कुमार को तोड़वाया किसने? बख्तियार। तो वही बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला का भी तोड़वाया था। यार याद रखो भाई, 1203, और नालंदा को तोड़वाया 1202। मेरी बात समझे? तो विक्रमशिला ने 2 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। पहला विक्रमशिला, धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, पहला विक्रमशिला, दूसरा सोमपुरा। दोनों कहाँ पर हैं? उस समय के बंगाल, अब अभी बिहार। ठीक है, पक्का? आ जाओ नेक्स्ट। ब्याह किससे हुआ? रन्ना देवी। ये रन्ना देवी कहाँ से हैं? धर्मपाल वेट्स। कौन है? रन्ना देवी। रन्ना देवी कहाँ है? ये राष्ट्रकूट की राजकुमारी है, आया ना।
और इन्हीं से होगा बच्चा जिसका नाम देवपाल होगा। ठीक है, और ये अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ा देगा। आ जाओ देवपाल। टाइम पीरियड 810 से 850 AD। ठीक है, हाँ 40 साल के लिए ये शासक बनेगा। ठीक, इसका साम्राज्य विस्तार याद आ गया, देख लिया मैप, कहाँ से कहाँ तक, बंगाल से शुरू करो और कहाँ जाओ, कंबोज, यानी पूरा पूरा उत्तर भारत इसके अधीन था। साथ ही साथ इसने दक्षिण भारत के आंध्र राज्यों को भी जीत लिया था। तो सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय किसके पास है? देवपाल के पास। धर्मपाल से भी 2 हाथ आगे। ठीक है, पक्का? चलो, देवपाल के बारे में कुछ और। इसने भी परम सौगात नामक उपाधि धारण की थी। परम सौगात का मतलब लाखों में दान देने वाला। ठीक है ना? देवपाल जब तक गद्दी पर बैठा रहा, कब तक? उत्तर भारत के बंगाल पर और कन्नौज पर लगातार मिहिर भोज ने आक्रमण किया, लेकिन जब तक देवपाल रहा तब तक मिहिर भोज एक बार भी जीत नहीं पाया। यानी मिहिर भोज द्वारा किए गए सभी आक्रमणों को देवपाल ने क्या कर दिया? असफल कर दिया। इस वजह से जो अरब यात्री सुलेमान है वो कह रहा है कि भारत का, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा देवपाल है। एक तरफ देवपाल को सबसे शक्तिशाली राजा कह रहा है, तो वहीं अरब सुलेमान मिहिर भोज को कह रहा है कि इस्लाम का दुश्मन है। ठीक है, तो सुलेमान के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन? देवपाल। क्यों? क्योंकि इसने मिहिर भोज के सभी आक्रमण को विफल कर दिया था। आ गई बात समझ में? इसने एक विश्वविद्यालय बनवाया जिसका नाम क्या है? आए, कुछ बनवाया था क्या इसने देवपाल ने? नहीं बनवाया। नहीं बनवाया, ठीक है। बस ये याद रखना, देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कराया था। थोड़ा सा टूट फूट गया होगा। ये बनवाया किसने है? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने। थोड़ा बहुत टूट फूट गया होगा, तो टूट फूट का पुनर्निर्माण किसने कराया? देवपाल ने। ठीक है, बस इससे तक क्या जानोगे? जैसे ही देवपाल गद्दी से हटा, मिहिर भोज शक्तिशाली राजा बनकर उभर आया। और जब मिहिर भोज शक्तिशाली हुआ तो सिंपल सी बात है, पाल वंश के आने वाले शासक कमजोर हो ही जाएंगे। और ये कमजोरी हमें 6 शासकों के साथ साथ दिखाई दी। यानी देवपाल के बाद कौन कौन आया गद्दी पर? देवपाल के बाद पहला महेंद्रपाल, दूसरा विग्रहपाल, तीसरा नारायणपाल, चौथा राज्यपाल, पांचवा गोपाल सेकंड और छठा विग्रहपाल सेकंड। ये सभी शासक कमजोर हो गए क्योंकि मिहिर भोज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। लेकिन पाल वंश के किस्मत में कुछ और था। यहाँ से टूटने के बाद विग्रहपाल सेकंड का बेटा गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम मिहिरपाल है। इसका टाइम पीरियड अप्रॉक्स में बता रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स मिहिरपाल। इसको क्या कहा गया? ये पाल वंश का मिहिरपाल की महीपाल है? महीपाल है यार, महीपाल है।
पाल वंश का दूसरा संस्थापक इसको कहा जाता है। ठीक है ना, पक्का। तो जब पाल वंश कमजोरी की ओर जा रहा था, फिर से इसको अपने कदमों पर उठाने का श्रेय किसको गया? महीपाल को। महीपाल के बाद पाल वंश का नया शासक नेपाल। इंपॉर्टेंट क्यों है बता रहे हैं। नेपाल के समय क्या हुआ, यानी किसका बेटा होगा? महीपाल का। नेपाल के समय क्या हुआ, कलचुरी राजा जिसका नाम है लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण और नेपाल के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर। और इस युद्ध को शांत कराने के लिए एक बौद्ध विद्वान है दीपांकर, इन्होंने दोनों के मध्य समझौता कराया और लक्ष्मीगढ़ की बिटिया का विवाह नेपाल से करा दिया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे भयानक युद्ध किसके बीच हुआ? नेपाल और कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण। नाम याद रखना, लक्ष्मी है, कलचुरी है मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर, उड़ीसा कह सकते हो आसपास। ठीक है, दोनों के मध्य लड़ाई हुई और हमेशा के लिए उड़ीसा बंगाल के अधीन आ गया, संपूर्ण उड़ीसा बंगाल के अधीन आ गया। ठीक है, तो समझौता कराने वाले बौद्ध विद्वान का नाम क्या है? दीपांकर। किसके बीच हुआ? नेपाल और लक्ष्मीगढ़ के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। ठीक, ना ही कोई जीता ना ही कोई हारा, बल्कि समझौता हुआ। और समझौते के बाद नेपाल ने लक्ष्मीगढ़ की लड़की से शादी कर ली। ठीक है, एक और शासक रामपाल। संध्याकर नंदी ने इन्हीं के बारे में चर्चा की है अपने ग्रंथ रामपाल चरित्र में। तो रामपाल चरित्र किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? इसमें किसकी चर्चा है? पाल वंश के शासक रामपाल की। ठीक है, फिर दो तीन और आए जैसे कुमारपाल। ठीक है, हाँ यही पे था। तो संध्याकर नंदी के ग्रंथ रामपाल चरित्र में हमें पाल वंश के रामपाल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद कुमारपाल होंगे, गोपाल होंगे, विग्रहपाल होंगे और अंतिम पाल वंश का शासक गोविंद है, जिसका अप्रॉक्स टाइम पीरियड 1174। इसके बाद गोविंद यानी गोविंद की गद्दी से गोविंद हटेंगे और बंगाल की गद्दी पर सेन वंश स्थापित हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो ये थे वही पाल जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। ठीक है, पक्का? श्योर? ठीक, मिलते हैं कल। किसको लेकर? प्रतिहारों को लेकर। पाल हो गया, कल प्रतिहार और परसों राष्ट्रकूट। बिल्कुल समापन की स्थिति में आ गए हम लोग। यहाँ से खत्म होने वाला है, अब पूरा बेसिक दिल्ली सल्तनत से शुरू होगा। हम मध्यकाल, ये पूर्व मध्यकाल चल रहा है समझ लो। ठीक है, 750 पहुँच गया, 1100 तक हो गए। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हाँ खत्म। ठीक है, चलो कल मिले।